हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि जब पति पत्नी के रिश्ते में सर्वाइवल के लिए कुछ भी गुंजाइश नहीं बची हो, आपके पति पत्नी कुछ भी समझने को तैयार नहीं है, झुकने को तैयार नहीं है, अपनी गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है, उन गलतियों के लिए माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच में बिल्कुल भी ज़रा सा भी तालमेल नहीं बचा हो और सुमित और उसकी मम्मी जैसे लोग सिचुएशन को और बिगाड़ने वाले हों, बदतमीज़ी करने वाले हों, लड़ाई झगड़ा करने वाले हों, गाली गलौज करने वाले हों अपनी आखिरी मीटिंग में, तो ऐसे लोगों के साथ बात तलाक तक आ ही जाती है और कोई गुंजाइश नहीं बची होती है, रिश्ता ख़त्म ही हो जाता है फिर। तो ऐसे में हस्बैंड वाइफ को और उनके पेरेंट्स को मैच्योरिटी से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ को जितने भी डिफरेंसेस हैं उनके बीच में, चाहे वो सोच का ना मिलना हो, लाइफस्टाइल का डिफरेंस हो, रहन सहन का डिफरेंस हो, स्टेटस का डिफरेंस हो, किसी भी टाइप का डिफरेंस हो, उस डिफरेंस को फटाफट फ़ौरन से समझना चाहिए, एडमिट करना चाहिए और एज सून एज पॉसिबल तलाक के लिए तेरा बी म्यूचुअल डाइवोर्स वो फ़ौरन कोर्ट में दाखिल करना चाहिए और जो भी सामान बचा है, लेन देन जिस सामान का होना है, उसको एज सून एज पॉसिबल करना चाहिए। मुझे सुमित का एटीट्यूड 2 अक्टूबर के बाद, जो हमारी आखिरी मीटिंग थी, उसके बाद समझ में ही नहीं आया कि जब हम लोगों ने ये बात बोली थी उनको कि आप और आपकी मम्मी ताने देना छोड़ देंगे, बिल्कुल पर्सनल कमेंट करना छोड़ देंगे और घर में झाड़ू पोछे वाली लगवाएंगे, तो दोनों माँ बेटे ने जब ये बात बोल दी थी ऑलरेडी कि नहीं, हम तो अपने व्यवहार को नहीं बदलेंगे, हम ताने देना नहीं छोड़ेंगे और हम ही काम करते आए हैं झाड़ू पोछे का, मैं और मेरी मम्मी, और हम ही करते रहेंगे ज़िंदगी भर, चाहे हम बरेली में हो, चाहे हम गुड़गांव, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, कहीं भी हो दुनिया में, लेकिन हम ही झाड़ू पोछा करते रहेंगे। तो भाई जब ये 2 रिक्वायरमेंट्स आप पूरी कर ही नहीं सकते, बाकी बातों को तो आप छोड़ ही दो, है ना, जो भी हुई तो। एंड मेरी मेन रिक्वायरमेंट यही थी, मुझे अपनी लाइफ को शांति से जीना बहुत पसंद है, मुझे ये रोज़ाना का रोक टोक और पर्सनल कमेंट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है ये सारी चीज़ें। मैं अपना कोई भी काम आराम से, शांति के साथ और बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी रोक टोक के करना पसंद करती हूँ। और झाड़ू पोछे बर्तन वाली तो मुझे चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ में, ये मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो जब सुमित और उसकी मम्मी ये रिक्वायरमेंट्स मेरी पूरी ही नहीं कर सकते, तो उन्होंने मतलब फिर म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए क्यों नहीं एकदम से तैयार हुए, उनको अक्टूबर के ही मंथ में डाइवोर्स का केस फाइल कर देना चाहिए था उनको और मुझको मिलके। तो जब मैंने नवंबर में मैसेज किया था कि मुझे मेरा सारा पर्सनल सामान और सारा दहेज का सामान चाहिए, वापस कर दीजिए, मैं कब लेने आऊँ, तो इस पर सुमित कहते हैं कि नहीं, तुम अपना सारा सामान लेके चली गई हो। इसमें डिनायल मोड पे चले जाने का क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ में आता। मेरा सारी बुक्स थी, सारे कपड़े वहाँ रखे हुए थे, मेरा ट्राइपॉड और हेयर कर्ल्स और बहुत कपड़ों में बहुत कीमती सामान था और ऑब्वियसली दहेज का तो सारा था ही। तो फिर इन सब सामान को रखे रहने का क्या मतलब था। सुमित वॉज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड कि मैं बस 2 दिन के लिए मायके उस टाइम पे आई थी, मेरे माइंड में उस टाइम पे था ही नहीं कि ये रिश्ता कभी ख़त्म हो जाएगा और डिवोर्स तक चला जाएगा और मैं 2 दिन के सामान में कितना ही ला पाऊँगी। हार्डली स्कूटी पे 2 मुश्किल से 2 थैले थे, वही ला पाई थी 2-3 दिन के हिसाब से। एक इंसान में इतनी समझ तो होनी चाहिए कि जब 2 अक्टूबर को आखिरी मीटिंग में जो एक दूसरे के साथ रहने का जो प्रयास था, रिश्ता बचाने का जो प्रयास था, वो अनसक्सेसफुल हो गया था, तो उसके बाद तो जल्दी से जल्दी सामान का आदान प्रदान करो और तलाक के लिए जाओ, ये होना चाहिए था नेक्स्ट स्टेप। और फिर लाइफ में जिसकी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं, किसी की लाइफ में उसका करियर इंपॉर्टेंट होता है, किसी की लाइफ में उसकी खुद की फैमिली इंपॉर्टेंट होती है, किसी की लाइफ में मैरिज सेकंड इम्पॉर्टेंट होती है, तो किसी को सिंगल रहना ही बहुत पसंद रहता है एक बार शादी के टूट जाने के बाद, ख़त्म हो जाने के बाद। तो फिर जिसकी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं उस प्रायोरिटीज़ पे फोकस करो ना लाइफ की।
मुझे लिटरली सुमित का ये डम मूव समझ में नहीं आया कि वो डिनायल मोड पे चला गया और उसने कह दिया कि अब कुछ सामान नहीं बचा है, जब मैंने नवंबर में मैसेज किया उसको। तो सच में सुमित से ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान मैंने पूरी ज़िंदगी में अपनी नहीं देखा है। सुमित ने रिश्ता बचाने में तो समझदारी नहीं दिखाई, बट कम से कम रिश्ता तोड़ने में तो समझदारी दिखा सकते थे। जब मैंने नवंबर को मैसेज किया था सुमित को, तो उसको साफ साफ कह देना चाहिए था, ठीक है आस्था, तुम अपना सारा सामान ले जाओ और मुझे मेरी सारी ज्वेलरी वापस कर दो, और ठीक है हम म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए फाइल करते हैं। 18 महीने तक वो सारा पर्सनल सामान और सारा दहेज का सामान ऐसे का ऐसे ही रखा रहा सुमित के ऊपर के पोर्शन में। मतलब सुमित ने खुद का ही इतना नुकसान किया है कि मैं बता नहीं सकती। जल्द से जल्द तलाक ना देके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। अगर वो उसी समय सारा सामान वापस कर देता, तलाक फाइल कर देता, तो वो ऊपर का पोर्शन अपना किराए पे उठा सकता था, और अगर मान लो 2000 रुपये में भी उठाता तो इन 18 महीने में वो 36,000 रुपीज़ कमा सकता था ईजीली। इसके अलावा अपनी ज़िंदगी के बहुमूल्य 2 साल उसने बर्बाद कर दिए। इन 2 सालों में वो अपना करियर अच्छा बिल्डअप कर सकता था, एंड अगर उसकी माँ ही, वो जैसा वो बोलता है कि माँ ही उसके लिए प्रायोरिटी है हमेशा से, तो वो सिंगल हैंडेडली खुद पे और अपनी माँ पे पूरे फुल्ली फोकस्ड होकर ज़िंदगी बिता सकता था, अपनी लाइफ को बेटर कर सकता था। पर नहीं, ही वेस्टेड प्रेशियस ईयर्स, 2 years ऑफ हिज लाइफ। मेरी बात की जाए तो मेरे को हार्डली कुछ ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा इन 2 सालों में, क्योंकि मैं जैसी लाइफ जीना चाहती थी मुझे वैसी लाइफ जीने को मिलने लगा था। मैं आराम से शांति से अपने घर के सारे काम करती थी, और जैसे मैं पहले गुनगुनाती थी शादी से पहले, वैसे ही गुनगुनाने लगी थी और अपने सारे काम करने लगी थी। एंड जैसे मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है, तो इन 2 सालों में मैंने 4 ट्रिप्स कर लिए, अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, और इधर आंवला में द्रौपदी का जो किला है, पांडवों का ससुराल है, मैं वहाँ पे अभी रिसेंटली विज़िट करके आई हूँ। तो मिनिमम 2 साल में 2 ट्रिप्स तो मैंने किए ही किए हैं। प्रकृति में रह के इतना, प्रकृति एंड भगवान के तीर्थ नगरी पे जाके मन को इतना सुकून मिलता है, एकदम फ्रेश और रिलैक्स्ड हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती। एंड आज मैं खुशी खुशी अपना इतना लाइफ में बिज़ी हो गई हूँ अपने यूट्यूब कंटेंट में बनाने के लिए, कि जब पूरा मैं फुल्ली फोकस्ड होके स्क्रिप्ट करती हूँ, फिर उसके बाद शूट करती हूँ एंड एडिट करती हूँ, तो मेरा दिन कैसे बीत जाता है। मतलब इट इज़ लाइक अ जॉब। ऐसी 10 घंटे की कम से कम आप समझ लो 1 दिन की जॉब है पूरी, मैं वो करती हूँ लग के। तो पूरा फुल्ली मैंने यूट्यूब को अपना दे दिया है, तो इतना खुशी मिलती है, मन को इतना सुकून शांति मिलती है कि मैं बता नहीं सकती। आई एम लीडिंग माई लाइफ एज द वे आई वॉन्ट टू। मैं अपनी ज़िंदगी में 2 कहावतों के ऊपर फोकस करती हूँ, अप्लाई करती हूँ और चलती हूँ। एक तो लिव एंड लेट लिव, एंड दूसरा माई लाइफ माई रूल्स। तो सुमित ने अपना नुकसान क्यों किया मुझे समझ में नहीं आता। सुमित और मेरी सिचुएशन पे एक सॉन्ग बिल्कुल फिट बैठता है जो मैं उसके लिए बोलना चाहती हूँ। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। सुमित, यू लूज अ जेम ऑफ अ पर्सन लाइक आस्था फ्रॉम योर लाइफ, अपनी मूर्खतापूर्ण हरकतों की वजह से और मूर्खतापूर्ण शब्दों की वजह से। तो अक्टूबर की आखिरी मीटिंग में अगर थोड़ा वाणी पे कंट्रोल कर लिया होता सुमित ने, तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। आई डोंट नो, सब कुछ सह लिया मैंने, बट अगर मेरे ऊपर पर्सनल कमेंट करोगे एंड मेरे पेरेंट्स के साथ बदतमीज़ी करोगे, तो ये 2 चीज़ें मुझसे ज़िंदगी में कभी बर्दाश्त नहीं होती, फिर चाहे कोई भी इंसान हो। मेरी और सुमित की एंगेजमेंट होने से के टाइम से लेके शादी होने के बीच के टाइम में जो 1 महीना था, उसमें जब हम दोनों बात करते थे आपस में, तो सुमित मेरे से यही बोलता था फ़ोन पर कि आस्था मैं आपके लायक नहीं हूँ। उस टाइम पे तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, बट जब इन 6 महीनों में सुमित के साथ मैं रही, उसके साथ रह के इन 6 महीनों में वो सब झेला, नर्क बर्दाश्त किया मैंने, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वाकई में सुमित मेरे लायक नहीं था, और मैंने सुमित से शादी करके अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, द वर्स्ट डिसीज़न ऑफ माई लाइफ। अगस्त में जब मैं अपने मायके आई थी 25 अगस्त को, और वो पूरा सितंबर भर और पूरा अक्टूबर भर, वो 2-3 महीने मेरी ज़िंदगी के इतने मुश्किल थे कि मैं बता नहीं सकती। एक नार्सिसिस्ट इंसान के साथ रहने के बाद
जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो जाती है, जो डिप्रेशन आपको हो जाता है, आपके लिए आपकी मेंटल हेल्थ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है बिल्कुल। सुमित और मेरी एक्स सास की कड़वी कड़वी बातें कही हुई, जो भी इन 6 महीनों में उन्होंने मेरे से बोली थी, वो मेरे दिमाग में 24 घंटे चलती रहती थी। ऐसी ना जाने कितनी रातें गई हैं जहाँ मुझे बेचैनी होती रहती थी और नींद नहीं आती थी। आई वॉज कम्प्लीटली, मेरे माइंड में की हेल्थ एकदम बेकार हो गई थी। लाइफ बिल्कुल बेकार सी, हेल्थ सी लगने लगी थी उन 2-3 महीनों में। अपने आप को रीगेन करने में मेरे को 2.5 से 3 महीने लग गए। मुझे उन दोनों की बातों पे रह रह के इतना गुस्सा आता था, सोच सोच के इतना गुस्सा आता था, क्योंकि जब तक उन 6 महीने में उन लोगों के साथ रहती थी, मैंने ऐसे ना जाने कितनी बार अपना गुस्से को पिया है, पलट के मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया है। सो वो अंदर ही अंदर पलता जाता था और बढ़ता जाता था। तो तब मेरे को वो गुस्से और गुस्सा कहीं निकल नहीं पाता था, तो वो मेरे को बहुत ट्रॉमेटिक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी मेरे लिए। सबसे बुरी बात जो एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ रहने पर होती है कि आपकी गलती कभी होती ही नहीं है, और उस नार्सिसिस्ट पर्सन को हमेशा उस चीज़ से एनर्जी मिलती है आपको दोषी ठहरा के हर बातों के लिए। एक विक्टिम को उस टाइम पे समझ में ही नहीं आता है कि उसको सज़ा किस बात की मिल रही है, क्यों हो रहा है उसके साथ ये सब ऐसा। नॉर्मल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, हर समय कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लमैटिक चलता रहता है एक नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ रहने पे। विक्टिम एक टाइम पे एक इंसिडेंट से, एक प्रताड़ना से उबर नहीं पाता है कि दूसरी प्रताड़ना उसके लिए तैयार होती है या उसको फ़ौरन से मिल जाती है। किस किस से कोप अप करे वो, एक इंसान कितना झेले और क्या क्या झेले। एक इंसान की भी तो सहने की एक लिमिट होती है, कभी ना कभी तो पेशेंस लेवल टूटेगा ही टूटेगा। तो मैं अपने सभी व्यूअर्स से यही बोलूँगी कि एक बार, आखिरी बार अपने रिश्ते को बचाने की जो प्रोसेस है वो बेकार हो जाए, आपकी वो सिचुएशन वर्स्ट हो जाए और अब कोई गुंजाइश नहीं बची हो रिश्ते को बचाने की, निभाने की, तो फ़ौरन से फ़ौरन जितनी जल्दी हो सके दोनों पार्टी पति पत्नी मिलके म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए फ़ाइल कीजिए, और जो भी सामान का आदान प्रदान होना है वो जल्द से जल्द कीजिए। फ्री माइंडेड बन जाओ, फ्रीडम को अपना लो बिल्कुल, और इंडिपेंडेंट बन जाओ, अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जीना स्टार्ट कर दो। अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, जैसा हमारी सिचुएशन में हो गया था, एक दूसरे को एक फूटी आँख नहीं सुहा रहे थे हम दोनों, तो फिर ऐसी सिचुएशन में एक दिन कोई तय कर लो, पति पत्नी मिलो, आपस में जितनी भी नफ़रत है, गुबार है, भड़ास है, एक दूसरे को निकाल दो, लेकिन बस वो एक दिन ही करना, उसके बाद सीधे तलाक के लिए जाओ, और फिर एक दूसरे से ज़िंदगी भर कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है। अब मैं बात करूंगी कि जब हमारा डाइवोर्स केस फाइल हो गया, तो जब सामान के आदान प्रदान की बात आई, लेने देने की बात आई, जो भी मेरा सामान वहाँ पे पड़ा हुआ था सुमित के घर पे, तो इस पे मेरी एक्स सास ने और सुमित ने ये शर्त लगा दी कि मेरे घर से कोई भी सामान लेने के लिए नहीं आएगा और कोई थर्ड पर्सन सामान लेने के लिए आएगा। उस दिन वाकई में सुमित ने और उसकी माँ ने ये चीज़ साबित कर दी कि वो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। अगर उनका आज ही नार्सिसिस्टिक टेस्ट कराया जाए तो उन दोनों को ही ये जो मेंटल डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्टिक बीमारी, ये ज़रूर निकलेगी उन दोनों को। आई कैन गारंटी यू ऑल ऑन दिस। दोनों माँ बेटे को किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके दवाइयाँ या फिर थेरेपी की ज़रूरत है इस मेंटल डिसऑर्डर के लिए। आप सब उन दोनों की मेंटल बेवकूफ़ी की हालत देख रहे हो कि जिस लड़की का सामान है, यानी कि मेरा, वो ही अपना सामान लेने नहीं आएगी। मुझे भगवान से एक शिकायत है कि आपने उन दोनों माँ बेटे को इतनी सी तो अकल दे दी होती भगवान। बिना दिमाग के इन दोनों माँ बेटे को पैदा कर दिया भगवान ने। दैट्स वेरी बैड। बट एट द सेम टाइम मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि इन दोनों माँ बेटे को मुझसे मतलब हिम्मत नहीं है इन दोनों के अंदर कि मुझे फेस कर सकें। ये दोनों माँ बेटे मुझसे इतना डरते हैं, ये मुझे इस बात का रियलाइजेशन उस दिन हुआ था जिस दिन उन्होंने ये शर्त रखी थी। उस दिन मुझे ये बात का एहसास हुआ कि 6 महीनों में मैंने इन लोगों को पलट के जवाब नहीं दिया, तब इनका ये हाल है। तो अगर मैं पलट के मुंह तोड़ जवाब देती इन लोग को तो ना जाने ये लोग मेरे से कितना थरथराते, कांपते बिल्कुल मेरे से। ये तो भगवान ने इन दोनों माँ बेटों के साथ बहुत ही भद्दा मजाक किया है लिटरली। दिमाग के साथ साथ हिम्मत भी नहीं दी
कि मुझे फेस कर सके। वाह रे प्रभु की लीला अपरंपार है। मैंने अपने वकील से ये बात करवाई कि सामान लेने तो हम आएंगे ही आएंगे, तो इस पे मेरी एक्स सास मेरे पापा को आने देती हैं बट अपने घर पे, बट पापा मेरे पर्सनल सामान को क्या ही समझ पाएंगे, क्या ही जान पाएंगे। उन्हें थोड़ी पता कि लड़की का क्या सामान है, कितना है, कैसा है, क्या है। तो जब मैंने सामान आने पर सारा सामान अपना ऑब्जर्व किया, नोटिस किया, तो उसमें से विदाई के समय पे जो मुझे साड़ी और चुन्नी सुमित की साइड से मिली थी, वो साड़ी और चुन्नी इन लोगों ने मेरी चोरी कर ली थी, वापस नहीं लौटाई थी। एंड मैं इस पे ये बोलना चाहूँगी कि भाई जब हम तुम्हारे कपड़े नहीं उतरवा रहे हैं सुमित के लगुन पे, और शादी के लिए जो सूट इनको 2-3 दिए गए हैं वो हम इनसे वापस नहीं ले रहे हैं, तो शादी पे मुझे जो चढ़ाया गया कपड़ा है वो इन्होंने क्यों नहीं वापस किया। इसके अलावा मेरी मम्मी ने मुझे 3 साड़ी शादी करते टाइम पे दी थी, वो साड़ी इन्होंने मेरी चुरा ली, तीनों की तीनों, इनकी माँ ने और सुमित ने। मेरी एक ब्रांडेड जैकेट थी स्काई ब्लू कलर की, वो इन लोगों ने चुरा ली। एंड मेरे सोने के टॉप्स थे जो मेरी मम्मी पापा ने मुझे दिए थे शादी के टाइम पे, वो इन्होंने वापस नहीं लौटाए, जो सुमित के घर पे छूट गए थे बाई चांस। बाकी सारी ज्वेलरी तो मैं लेके आ गई थी। एक ब्रांड न्यू चादर इन्होंने मेरी चुरा ली, जो मैंने तीजों के टाइम पे खुद से मीशो से परचेज़ करी थी ऑनलाइन, और उसको तो मैंने एक बार भी बिछा भी नहीं पाई थी अपने बेड पे, और वो चादर इन्होंने हमारी चुरा ली। एंड एक मेरी फूड की रेसिपीज़ की डायरी थी, वो इन्होंने मेरी चुरा ली और नहीं दी। उसमें मैंने इतनी सारी डिशेस रखी थी, आज तक जो भी मम्मी नानी वगैरह से पूछ के मैंने बना के रखी थी, और उसमें से 2-3 डिशेस इन दोनों माँ बेटे को मैंने बना के खिलाई भी थी, तो वो इन्होंने मेरी नहीं दी। किसी की आप धरोहर रख लो, आपको शर्म नहीं आती है। मेरी इंग्लिश लर्निंग की 2 बुक्स थी और मेरी 3 कॉपीज़, इतनी इम्पोर्टेंट कॉपीज़ थी वो कि मैंने जीके की एंड कंप्यूटर की, मैंने आज तक जितना भी स्कूल टाइम से लेके उसमें नोट्स बनाए हुए थे आज तक के, वो उसमें थे। एंड मैंने इसलिए नोट्स बना के रखे थे कि ज़िंदगी में कभी भी एजुकेशन का कुछ भी मेरे लिए काम आएगा तो वो मैं उसको पढ़ के अपने काम में ला सकती हूँ। तो वो इम्पॉर्टेंट कॉपीज़ और बुक्स मेरी इन्होंने चुरा ली। ये सारा सामान मेरा आज तक की मेहनत थी, मेरा कीमती सामान था, उन सब से मेरा इमोशंस जुड़े हुए थे, फीलिंग्स जुड़ी हुई थी। इन सब के अलावा मेरा एक थर्मोमीटर और हीट खुजाऊ जो मेरा पर्सनल था वो, और मेरा हेयर कर्लर और मेरे 2 छोटे बैग्स, इतना सारा सामान मेरा इन दोनों माँ बेटों ने मेरा चुरा लिया और आज तक नहीं लौटाया है। सच अ शेमलेस एक्ट बाय सुमित एंड हिज मॉम। इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या सुमित और उसकी माँ के, इतने गरीबी के दिन आ गए हैं क्या कि उन सामान को बेच के अपने घर का खर्चा चलाओगे तुम लोग? लानत है ऐसे माँ बेटे पर। सुमित मुझ पर सोन पापड़ी चुराने का इल्ज़ाम लगा रहे थे और आज बताओ 25-30 हज़ार का सामान चोरी करके बैठा हुआ है। मुझे इतना दुख होता है इस बात का कि ऐसे चोर इंसान से मैंने शादी की। आज मैं अपने सुमित से शादी करने के डिसीजन को रिवर्स कर पाती। अब समझ में आ रहा है कि इतना डरे क्यों हुए थे ये दोनों माँ बेटे मेरे को फेस करने से, क्योंकि मन में तो चोर भरा हुआ था। चोरी की है मेरे सामान की तो भाई मुझे कैसे फेस कर लेंगे। हम सब पूरी जिंदगी भर कोशिश करते रहते हैं कि इन चोर चक्कों से बच के रहा जाए, पर खुद के पति और एक्स सास ही चोर निकले तो भैया क्या ही किया जाए। मैं अपने व्यूअर से यही कहना चाहूँगी कि जिसका जो सामान होता है वो प्लीज़ फॉर गॉड सेक ईमानदारी से लौटा दिया करो। चोरी चकारी करना बहुत बुरी बात है, एक अच्छे इंसान बनो, गलत काम करने छोड़ दो। अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि खुद के कमाई से, खुद के कमाए हुए पैसों से जो भी आपकी इच्छा हो, मन हो, वो वस्तु आप खरीद सको। किसी की वस्तु को चुरा के अपने घर का खर्चा चलाने की जुर्रत मत करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स अ वेरी बैड थिंग। खुद का नाम रोशन करो, खुद के पेरेंट्स का नाम रोशन करो, ऐसे काम करो, अच्छे काम करो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आ रही है तो। एंड अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक यू।